गिद्ध दृष्टि माने तेज नज़र, पर आज के समय में गिद्ध दृष्टि से भी गिद्ध को देखना बहुत मुश्किल हो गया है। हालात अब ये है कि उनको बचाने के लिए रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। आप किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं जिसका घर अर्बन सेटलमेंट से थोड़ा दूर है। वहाँ पहुँचते ही आपको स्मेल आने लगती है। ये बदबू किसी मरे हुए जानवर की है। आप तुरंत अपनी गाड़ी के विंडोज़ बंद कर लेते हैं। उस दोस्त के घर पहुँचते हैं। पहुँचकर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं। आप सब आपस में बात करने लगते हैं। इतने में एक छोटा बच्चा आता है और खिड़की खोलने लगता है। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचता है, आपके फ्रेंड की दादी उसे रोकते हुए कहती है कि बेटा खिड़की मत खोलो, नहीं तो पूरे घर में बदबू हो जाएगी। फिर आपको मालूम पड़ता है कि ये स्मेल वहाँ पे 4-5 दिनों से आ रही है। इतने में आपके दोस्त के दादाजी आते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ तो 30-35 सालों की बात है। हमारे समय में ऐसी बदबू नहीं आती थी, क्योंकि तब गिद्ध होते थे और कुछ ही घंटों में जानवर की लाश को सफाचट कर देते थे। अब तो काफ़ी साल हो गए, गिद्ध दिखाई ही नहीं देते। दादाजी एक कंजर्वेशनिस्ट या बर्ड वॉचर तो नहीं थे, बट उन्होंने ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक किया था। साथ ही उन्हें वल्चर्स की इम्पोर्टेंस भी मालूम थी। अकेले वल्चर्स ही नहीं, और भी कुछ स्पीसीज़ हैं जो एनवायरनमेंट से कैरकस क्लीनिंग का काम करती हैं। इन्हें बोलते हैं स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोर। इसमें वल्चर्स के अलावा जैकल्स और हाइना भी आते हैं। मगर ऐसा क्या हुआ कि जो वल्चर्स दशकों पहले इजीली दिख जाते थे, वो आजकल बहुत मुश्किल से और कुछ जगह पर ही दिख पाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वल्चर्स की कुछ स्पीसीज़ 95 से 99% तक डिक्लाइन हो गई हैं। आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर दाऊलाल बोहरा का, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो मुझे उन्हीं के द्वारा दी गई है। इसके अलावा पिक्चर्स के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल और नीरव भट्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वल्चर्स को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। These are medium to large sized birds of prey. Birds of prey यानी रैप्टर। रैप्टर के एग्जाम्पल हैं वल्चर्स, शिकरा, ईगल्स, काइट्स, फैल्कन्स एट्सेट्रा। बट अन्य रैप्टर्स की तरह वल्चर शिकार नहीं करते, परंतु कैटल्स और दूसरे जानवरों के कैरकस यानी लाश पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। रैप्टर वर्ड बना है लैटिन वर्ड रैपियर से, जिसका मतलब होता है सीज करना या फोर्सफुली ले लेना। वल्चर्स फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली यानी शारीरिक और आंतरिक बनावट से अडेप्ट और इवॉल्व हो चुके हैं स्कैवेंजिंग के लिए। वल्चर्स की अलग अलग स्पीसीज़ की लंबाई 2 फीट से 4 फीट के बीच होती है और विंग स्पान यानी पंखों का फैलाव जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे, 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकता है। वल्चर्स नाम लिया गया है लैटिन वर्ड वल्ट्यूर से, जिसका इंग्लिश में मतलब है प्लकिंग और टीयरिंग, जो कि उसके फीडिंग बिहेवियर को दर्शाता है। वल्चर्स बहुत अच्छे फ्लायर होते हैं और अपने जीवन का लगभग 60% समय उड़ते हुए बिता देते हैं। इनकी आईसाइट बहुत तेज़ होती है और उसी से ये अपना शिकार, अपना खाना यानी कि एनिमल कार्कास या डेड बॉडीज़ इतनी ऊंचाई से देख पाते हैं। काफ़ी बार अगर कार्कास घने जंगलों में पड़ा है तो ये उसे ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि पेड़ों की कैनोपी के कारण ये नीचे पड़ा हुआ कार्कास नहीं देख पाते हैं। इनकी ज़्यादातर प्रजातियों की गर्दन और हेड पर फेदर्स नहीं होते, जिससे कैरकस के अंदर आसानी से अपना सर और गर्दन एंटर करके अंदरूनी ऑर्गन्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स और फ्लैश खा पाते हैं। साथ ही एक और फ़ायदा ये भी होता है फेदर्स नहीं होने का कि हेड और नेक साफ़ सुथरे रहते हैं और इसमें कैरकस का फ्लैश भी नहीं फंसता। इनकी बीक लंबी और हुक्ड होती है, जिससे कि ये कैरकस की बॉडी को अच्छी तरीके से टीयर कर पाते हैं। Sometimes when they are unable to cut or tear the body of carcass, they wait for other scavengers to open the body first. इनके पैर वीक होते हैं, जिसकी वजह से शिकार नहीं कर पाते और पंजों के नाखूनों में कर्व होता है, परंतु खाते टाइम यही पंजे कैरकस को पकड़ने का काम करते हैं। इनके पैरों पर भी बाल नहीं होते ताकि आसानी से साफ हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सुबह का खाना अगर फ्रिज में ना रखें तो शाम तक वो खाना नहीं खा पाते, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। और ये वल्चर्स तो इतनी पुरानी और सड़ी गली डेड बॉडीज़ को भी खा जाते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाईली एसिडिक होते हैं। इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स का pH 1 से 2 के बीच होता है, जो काफ़ी सारे दूसरे कार्निवोर्स से भी ज़्यादा है।
ये एसिड ही इनकी हर बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करता है। इसके अलावा इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये सभी चीज़ें वल्चर्स को इम्यून बनाती हैं। इनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। इन्हीं विंग्स की वजह से ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं और ग्लाइड करते रहते हैं। इसी कारण से इनका एनर्जी लॉस भी बहुत कम होता है। गर्मी में उड़ते हुए ये यूरोहाइड्रोसिस करते हैं, मतलब अपने पैरों पर अपना यूरिन स्प्रे करते हैं, जिससे इनके पैर गर्म नहीं होते। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर और हैबिट्स के बारे में। वल्चर्स सोशल होते हैं, जो दूसरे वल्चर्स और दूसरी स्पीसीज़ के वल्चर्स, यहाँ तक कि अन्य स्कैवेंजर्स जैसे कि जैकल, हाइना, क्रो और डॉग्स के साथ भी मील शेयर करते हैं एक ही टाइम पे। नॉर्मली ये कैरकैसेस को 2-3 दिन पुराना होने के बाद खाना प्रेफर करते हैं और खाने के बाद ये तुरंत किसी नियरेस्ट वाटर बॉडी पे जाकर खुद को क्लीन करते हैं, जिससे कि बॉडी पे कहीं पर भी फ्लैश या ब्लड ना लगा रह जाए। इससे खुद को इन्फेक्शन से बचा कर रखते हैं। हर मील के बाद ये नहाते हैं और उसके बाद अपने पंख फैलाकर क्रोकोडाइल की तरह बास्किंग करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि बॉडी पे कहीं बैक्टीरिया या पैथोजन रह जाएं तो सनलाइट से उनसे रक्षा हो सके। ये बास्किंग घंटों तक चलती है। अच्छा, ये खाना उठाकर अपने नेस्ट तक बच्चों के लिए लेके नहीं जाते, बल्कि ओवर ईट करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं और नेस्ट पे जाकर वापस मुंह से निकालकर बच्चों को खिला देते हैं। इसके लिए इनमें एक इवोल्यूशन हुआ है। इनके गले के आगे एक पाउच जैसा ऑर्गन होता है, जिसे क्रॉप बोलते हैं। ये खाना उसी में स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में रीगर्जिटेट यानी वॉमिट आउट करते हैं। अगर ये किसी कारण डरा हुआ फील करते हैं, तब भी ये खाना वॉमिट आउट कर देते हैं। इससे 2 काम होते हैं। पहला तो प्रेडेटर इससे डर जाता है और दूसरा इनका वेट कम हो जाता है, तो टेक ऑफ करने यानी उड़ान भरने में आसानी होती है। अच्छा, इनका एक बिहेवियर और देखा गया है, नेक ड्रॉपिंग, यानी अपनी गर्दन पूरी नीचे झुका देने का। पहले ये माना जाता था कि नेक ड्रॉपिंग वाला वल्चर बीमार है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये तो एक थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है या प्रेडेटर्स को अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस में पाया गया कि ये ज़्यादातर तब होता है जब वल्चर अकेला हो या कोई इंसान इसके पास जाने लगे। जब ये झुंड में होते हैं और इंसान पास जाता है, तभी ऐसा नहीं करते। वल्चर्स में ना के बराबर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप देखकर बता सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी। इनका एवरेज लाइफ स्पान यानी इनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच होती है। ये स्लो ब्रीडर्स होते हैं और सेक्सुअल मैच्योरिटी 4 से 6 साल के बीच आती है। वल्चर्स कैन मेट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये ज़्यादातर एक बार में एक ही अंडा देते हैं, एक्सेप्ट फॉर द इजिप्शियन वल्चर। ऐसा माना जाता है कि किसी कारणवश अगर इनका अंडा टूट जाए तो ये अपना नेस्ट भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कई बार हाइनास को उड़ते हुए वल्चर्स का पीछा करते हुए देखा गया है। ये इसलिए क्योंकि जहाँ वल्चर्स जाएंगे वहाँ कैरकैसेस होंगे, जो हाइना का भी खाना है। वल्चर्स का एक झुंड लगभग 1 घंटे में भैंस के आकार के बराबर के जीव की लाश को साफ कर देते हैं और बाकी रहता है तो सिर्फ स्केलेटन। ध्यान देने लायक बात यह है कि वल्चर्स किसी एनिमल को तब तक नहीं खाते जब तक उसमें लाइफ होती है, यानी जब तक वो प्राणी, वो जीव जिंदा है तब तक वो उसे नहीं खाते। वो पास रहकर उसकी डेथ का वेट करते हैं और मौत हो जाने के बाद ही उसे खाते हैं। आज ही नहीं, पुराने समय से वल्चर्स का ह्यूमंस की लाइफ में रोल रहा है। रामायण तो सबने देखी होगी या सुनी होगी। उसमें डिपिक्शन है जटायु का। ऐसा माना जाता है कि इट वॉज अ वल्चर ओनली। इसके अलावा भारत की एंशिएंट सिटी राजगीर, जिसके बाहर एक पहाड़ था जिस पे गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिया करते थे, उसका नाम है गिद्ध पर्वत। बट सबसे बड़ा कल्चरल एसोसिएशन देखा जाता है पारसी कम्युनिटी में। उनके अनुसार मृत शरीर को जलाया या दफनाया नहीं जाता, बल्कि एक ऊंचे टावर, जिसको बोलते हैं दोखमा या टावर ऑफ साइलेंस, उसके ऊपर रख दिया जाता है। यहाँ वल्चर्स आते हैं और लगभग 1 घंटे बाद सिर्फ स्केलेटन ही बचता है। उनके हिसाब से आत्मा को मोक्ष तभी मिल पाता है। इसी प्रकार तिब्बत में भी स्काई ब्यूरल को प्रैक्टिस किया जाता है। अब बात करते हैं वल्चर्स के एक्सटेंट की। पूरी दुनिया में वल्चर्स की 22 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। वल्चर्स अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। इन 22 प्रजातियों में से 16 वल्चर्स को कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स और 7 कहलाते हैं न्यू वर्ल्ड वल्चर्स। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं।
जबकि न्यू वर्ल्ड वल्चर्स नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड वल्चर्स। पहला तो मैंने बता दिया दोनों के एक्सटेंट का। दूसरा है इनके खाना खोजने के तरीके का। जैसे बताया कि ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स की आईसाइट बहुत तेज़ होती है, तो वो दूर से देखकर खाना खोज लेते हैं। दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड वल्चर्स स्मेल कर लेते हैं 2 किलोमीटर दूर से और खाना खोजते हैं। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स रिलेटेड हैं हॉक्स और ईगल्स के, और न्यू वर्ल्ड वल्चर्स नहीं हैं। उनकी एक जैसी अपीयरेंस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण है, जिसमें स्पीसीज का ओरिजिन डिफरेंट होता है बट वो सिमिलर फीचर्स के साथ डेवलप होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। खैर, तो ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स की 16 प्रजातियों में से 9 भारत में पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ 2021, इनमें से वाइट रम्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और सिनेरियस वल्चर्स एंडेंजर्ड। हिमालयन वल्चर्स, इजिप्शियन वल्चर्स एंड बियर्डेड वल्चर्स नियर थ्रेटन्ड है। सिर्फ यूरेशियन ग्रिफन ही है जो एट लीस्ट कंसर्न में आते हैं। ये सब खेल हुआ पिछले कुछ दशकों में। 1980 से 90 के बीच वल्चर्स बहुत कॉमनली देखे जाते थे। इनकी संख्या इतनी थी कि इनके कारण कई बार परेशानी हो जाती थी। प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अक्सर बर्ड स्ट्राइक होती रहती थी और उसमें ज़्यादातर वल्चर्स ही इन्वॉल्व होते थे। 1994 से 95 के बीच से इनकी संख्या में बहुत बड़ी कमी देखी गई। सबसे पहले ये नोटिस हुई थी राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में। इसके बाद देश की दूसरी जगहों से भी रिपोर्ट्स आने लगी इनकी पॉपुलेशन क्रैश होने की। वाइट रम्ड वल्चर 1992 से 2003 में 90% से ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे, जबकि लॉन्ग बिल्ड और शॉर्ट बिल्ड 97% से ज़्यादा। मतलब ये तीनों प्रजातियाँ एवरेज पर ईयर 27 से 34% डिक्लाइन हो रही थी। अब आप सोच सकते हैं 10 से 12 सालों में वाइट रम्ड वल्चर 99% गायब हो गए। अगर थोड़ा टाइम और निकल जाता तो दूसरी एक्सटिंक्ट स्पीसीज की तरह इनकी भी सिर्फ फोटो और वीडियो ही रह जाती। बहुत बड़ी बात हो गई थी। कंजर्वेशनिस्ट्स और नेचुरलिस्ट्स के लिए ही नहीं, अथॉरिटीज़ और आम लोगों को भी ये बात मालूम लग चुकी थी। सिचुएशन अलार्मिंग थी, तो कंजर्वेशनिस्ट और अथॉरिटीज़ ने मिलकर कदम उठाना था। बट कुछ भी कदम उठाने से पहले ये मालूम कर लेना ज़रूरी था कि इसका कारण क्या है। बहुत सारी थियरीज निकल कर आई, जैसे कि इनके भोजन की कमी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कोई बीमारी, शिकार, पॉइजनिंग और डाइक्लोफेनेक कंटामिनेशन। कुछ समय बाद डाइक्लोफेनेक ही इसका सबसे बड़ा कारण माना गया, जो सबसे ज़्यादा स्वीकारा भी गया था। डाइक्लोफेनेक का नाम तो सबने सुना ही होगा। अगर वल्चर मोर्टेलिटी में नहीं तो कभी ना कभी दर्द होने पर आपने भी डाइक्लोफेनेक खाई ही होगी। ये एक पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी यूज़ की जाती है। उनमें दर्द तो भले ही इसने दूर कर दिया, बट गिद्धों के लिए ये जानलेवा साबित हुई। डाइक्लोफेनेक इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाती है। वल्चर्स पर डाइक्लोफेनेक का क्या असर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि डाइक्लोफेनेक किसने, कब और कितनी दी है। जिस प्रकार हम इंसानों में नीम हकीम और झोला छाप होते हैं, वैसे ही जानवरों के डॉक्टर्स में भी होते हैं। इन्हें क्वैक्स बोला जाता है। ज़्यादातर गलत डोज और गलत टाइम पे इंजेक्शन यही देते हैं, जो कैटल की मौत के बाद वल्चर्स की मौत का कारण बनते हैं। एक ट्रेंड वेटेरिनरियन डॉक्टर ये गलती लगभग नहीं के बराबर करते हैं। डाइक्लोफेनेक एनिमल बॉडी से 72 घंटे में निकल जाती है, बट अगर 72 घंटे से पहले एनिमल की डेथ हो जाए और उस कार्कास को वल्चर खा ले तो फ्लैश के साथ डाइक्लोफेनेक भी वल्चर्स की बॉडी में एंटर हो जाती है। ये डाइक्लोफेनेक वल्चर्स में रीनल फेलियर या किडनी फेलियर कर देती है। कई बार डाइक्लोफेनेक से इनके घुटनों में गाउट या गठिया हो जाता है, जिसके कारण ये टेक ऑफ नहीं कर पाते और उड़ान नहीं भर पाते। अब उनके पास इंसानों जैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ तो होती नहीं, तो कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। डाइक्लोफेनेक के अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे एसिक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन और निमोस्लाइड। वो भी इसी तरह के ड्रग्स हैं जो वल्चर की मौत का कारण माने गए हैं। जोधपुर में इनकी संख्या कम होने का कारण वहाँ तेज़ शहरीकरण और बिजली की हाई टेंशन लाइंस हैं। इन लाइंस से टकराकर उनको बिजली का झटका लगता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा जोड़बीड़, जो कि राजस्थान के बीकानेर ज़िले में है, वहाँ अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी। डीडीटी जैसे कीटनाशकों को भी इनके डिक्लाइन का कारण माना गया है। डीडीटी फसलों पर छिड़का जाता है, जो कई बार मवेशी खा लेते हैं। उन मवेशियों की मौत के बाद अगर डीडीटी उनके शरीर में रह जाए तो उनके कैरकास खाने पर गिद्ध भी मारे जाते हैं।
DDT और डाइक्लोफेनाक पॉइजनिंग के कारण वल्चर्स की डेथ में डिफरेंस देखा गया है। DDT खाने पर कुछ घंटों में मौत होती है और डाइक्लोफेनाक से कुछ दिनों में। अब जैसे जैसे इनकी संख्या में कमी होती गई, इनके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सामने आने लगे। विस्तार से समझते हैं। कोई चीज़ जब तक हमारे पास होती है तब तक उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसका हमें एहसास नहीं होता। वल्चर्स जब अच्छी संख्या में थे तब तक हमें पता नहीं था कि वो नेचर और अन्य दूसरे सभी प्राणियों के लिए क्या करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि वो नेचर के क्लीनर्स हैं। पॉपुलेशन कम हुई तो मालूम हुआ कि एनिमल्स के कारकास जो पहले कुछ घंटों में वल्चर्स खा लेते थे, अब वो दिनों तक पड़े रहते हैं और सड़ते रहते हैं। ये कारकास ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकते हैं एंथ्रैक्स, रेबीज और TB जैसी गंभीर बीमारियों के लिए। These carcass also pollute air, water and soil. अब धीरे धीरे क्या होता है, इन जो सड़ी गली लाशें होती हैं उनके ऊपर मक्खी, मच्छर जैसे ये सब, इन्हें वेक्टर्स बोलते हैं, जो बीमारियों को एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुंचाते हैं, कैरी करके जाते हैं, उन्हें वेक्टर्स बोलते हैं। तो इन वेक्टर्स के थ्रू बीमारियां फिर इंसानों तक भी पहुंचने लगी। इसके अलावा वल्चर्स की कमी से दूसरे स्कैवेंजर्स जैसे फेरल डॉग्स और रोडेंट्स भी बढ़ने लगे, ड्यू टू हाई अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कैरकास। अब फेरल डॉग्स वगैरह भी बढ़ने लगे तो उसके साथ ही रेबीज़ और डॉग बाइट के मामले भी बढ़ने लगे। सिर्फ इकोलॉजी को ही नहीं, इकोनॉमी को भी बहुत लॉस हुआ है। पहले कैरकास नेचुरली क्लीन हो जाते थे वल्चर्स के द्वारा। अब अथॉरिटीज़ को इन कैरकासेस को इकट्ठा और डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। इसके लिए मैन पावर, गाड़ी घोड़े और इंसिनरेटर लगते हैं और इन सब के लिए पैसा लगता है। कहानी यही नहीं ख़त्म होती। इंसानों के पास गिद्ध की नज़र तो नहीं होती, तो जब तक लाश सड़कर बदबू नहीं फैलाती तब तक मालूम नहीं लगता कि लाश कहाँ पर है। बॉडी ले जाने के बाद ले जाने वाली गाड़ी को डिसइंफेक्शन करना पड़ता है, और कैरकास के साथ कोई बीमारी फैल गई तो पैसे के साथ साथ जान का भी नुकसान। अब ये डिसइंफेक्शन होता है या नहीं होता वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सभी नुकसान तभी दिखे जब बहुत देर हो चुकी थी। अब एफर्ट्स देने की ज़रूरत थी कि बचे कुछ वल्चर्स को संभाल कर एक्शन लें और उनकी संख्या को एटलीस्ट स्टेबल तो करें। एक बार स्टेबल हो जाए उसके बाद उन्हें बढ़ाने की वापस बात करेंगे। 1998 में BNHS के द्वारा वल्चर अलर्ट डिक्लेयर किया गया और 1999 में देश के सभी बर्ड एक्सपर्ट्स, वाइल्ड लाइफ वेटेरिनेरियंस और ऑर्गेनाइजेशंस की एक मीटिंग हुई। इसमें कंजर्वेशन की सभी प्रीमियर एजेंसीज जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जैसी अन्य एजेंसीज भी थी। 2000 में वापस वल्चर पॉपुलेशन का सर्वे किया गया। 2004 में दिल्ली में एक नेशनल वर्कशॉप हुई जिसे सभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, BNHS, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जैसी एजेंसीज ने अटेंड किया। इस वर्कशॉप में वल्चर्स की तीनों स्पीसीज जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी उनके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। डॉक्टर विभू प्रकाश भी उनमें से थे। डॉक्टर विभू प्रकाश इंडिया में वल्चर स्टडीज़ और उसके कंजर्वेशन के पायनियर हैं। उन्हें द वल्चर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो BNHS के डायरेक्टर भी रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश और BNHS के इनिशिएटिव्स की वजह से 2006 में फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने डाइक्लोफेनाक को बैन किया। मेलॉक्सिकैम और टॉल्फेनामिक एसिड जो सेफर ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको प्रमोट किया गया। मगर सिर्फ डाइक्लोफेनाक को बैन करके वल्चर को कंजर्व नहीं किया जा सकता था। इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत थी। पब्लिक अवेयरनेस, रिसर्च, पॉपुलेशन और नेस्टिंग साइट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग, इन सभी को साथ लेकर चलना था। फिर BNHS ने 2 तरह के अप्रोचेस पे काम करना शुरू किया। पहला ex situ कंजर्वेशन और दूसरा in situ कंजर्वेशन। ex situ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि स्पीसीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग कर कैप्टिविटी में रखकर उस पर रिसर्च और ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जाना। इसके लिए देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर ज़रूरत के हिसाब से वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए। इनकी शुरुआत की गई पिंजौर, हरियाणा से, जो कि डायरेक्ट BNHS के सुपरविजन में था। फिर एक के बाद एक करके टोटल 9 वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए। इसमें अलग अलग एनक्लोजर होते हैं। सरल भाषा में कहें तो हॉल के जैसे बड़े बड़े पिंजरे होते हैं जिन्हें एवियरी कहा जाता है। Each of these aviaries serve different functions like breeding, nursing, artificial incubation, rearing, treating sick vultures, etc. फिर बड़े होने पर इन वल्चर्स को डाइक्लोफेनाक फ्री जोन में छोड़ दिया जाता है। अब समझते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में।
इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी स्पीसीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व और प्रोटेक्ट करना। इसके लिए वल्चर सेफ जोन्स बनाए गए देश भर में। वल्चर सेफ जोन और कुछ नहीं वो इलाके होते हैं जहां वल्चर्स पाए जाते हैं, बस उन इलाकों के 100 किलोमीटर की रेडियस में डाइक्लोफेनेक का यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब डाइक्लोफेनेक फ्री जोन को ही वल्चर सेफ जोन कहते हैं। BNHS के एफर्ट से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश में वल्चर सेफ जोन्स बनाए गए। अब हम इसमें नहीं जाते कि डाइक्लोफेनेक सच में बैन हो पाई या नहीं हो पाई इफेक्टिवली। अगर एनिमल डोज नहीं मिलता तो ह्यूमन डोज तो मिल ही जाता कहीं पे भी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जिसे वल्चर रेस्टोरेंट कहा जाता है। अब वल्चर रेस्टोरेंट्स से आपकी इमेजिनेशन कुछ और ही बन जाएगी। असल में ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वल्चर्स को ड्रग कंटामिनेशन फ्री कैरकस प्रोवाइड किए जाते हैं। इन्हीं को वल्चर फीडिंग साइट्स भी कहते हैं। इसमें कम्युनिटी और अथॉरिटीज़ का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। कम्युनिटी जैसे शेफर्ड्स को बोला जाता है कि आप अपने मरे हुए जानवर जिन्हें पिछले 4-5 दिन तक कोई दवा ना दी गई हो, उनकी बॉडी इन डेजिग्नेटेड साइट्स पे लाकर छोड़ दो। वल्चर्स अपने आप आ जाएंगे और सफाई कर देंगे, और सफाई हो गई तो अथॉरिटीज़ का भी फ़ायदा। इनमें से कुछ वल्चर फीडिंग साइट्स हैं हज़ीरा में, जो सूरत के पास है गुजरात में, और फानसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में। जोड़बीड जो कि राजस्थान में है, वो भी एक तरह का वल्चर रेस्टोरेंट ही है। और डॉक्टर दाऊलाल जी जैसे कंजर्वेशनिस्ट्स के एफर्ट्स की वजह से वहाँ वल्चर स्पीसीज़ की अच्छी खासी पॉपुलेशन देखी जा सकती है। बट इससे कुछ कंपनीज़ का नुकसान होता है, जैसे डॉग फूड, फिश फूड, कैट फूड बनाने वाली कंपनीज़, क्योंकि इन सभी का रॉ मटेरियल इन मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ ही होती है। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान फॉर वल्चर्स कंजर्वेशन इन इंडिया 2020-25 लॉन्च किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कैरकस पॉइजनिंग को रोकने के साथ ही वल्चर मोर्टेलिटी के दूसरे कारणों जैसे हाई टेंशन लाइंस के बिजली के झटके, अनइंटेंशनल पॉइजनिंग वगैरह की रोकथाम पर ध्यान देना। इसके अलावा वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर और वल्चर सेफ जोन की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनकी सकुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना आदि। ये कुछ कदम हैं जो इस प्रजाति के कंजर्वेशन के लिए उठाए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा फैक्टर इसमें है कम्युनिटी अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन का, जो आप और हम लोग ही कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो वल्चर्स को आप उनके हैबिटेट में ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो, सिर्फ उनके भोजन को ड्रग्स कंटामिनेशन फ्री रखो और उन्हें अपने हिसाब से जगह चूज़ करने दो, अपने हिसाब से रहने दो बिना किसी छेड़खानी के। आप जाओ, उन्हें देखो, पढ़ो, मगर उनका हैबिटेट मत उजाड़ो, वो अपने आप फलने फूलने लगेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको इंडियन वल्चर स्पीसीज़ के बारे में ठीक ठाक नॉलेज मिल गई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।